हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल SP आर्ट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे षडांग के बारे में, जो भारतीय चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में। तो इन्हीं को 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग भी कहते हैं। 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग के नाम से अवनींद्र नाथ ने व्याख्या की थी इनकी। तो देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तृतीय अध्याय में 64 कलाओं में चौथे नंबर की कला आलेख्यम चित्रकला है। जो वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र ग्रंथ है, उसमें जो 64 कलाएं बताई गई हैं, टोटल 64 कलाएं बताई गई हैं, उसमें से जो चौथे नंबर की कला है आलेख्यम नाम से, जो चौथे नंबर की कला है आलेख्यम नाम से, उसमें चित्रकला है। इसी पर पंडित यशोधर पंडित ने अपनी टीका की। किस नाम से की? तो जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। ये किस नाम से की? तो जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। इसी जयमंगला में इन्होंने कला के 6 अंगों से संबंधित एक श्लोक वर्णित किया है, जो निम्नवत है। जो इन्होंने जयमंगला नाम से प्रस्तुत की यशोधर पंडित ने, उसी में एक श्लोक वर्णित किया है, मात्र एक श्लोक वर्णित किया है कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इत चित्रम षडंगकम। इसमें कला के 6 अंगों का वर्णन है और इसका मतलब मात्र उसमें श्लोक मिला है। जयमंगला में केवल जयमंगला में केवल षडांग संबंधी श्लोक ही दिया गया, इससे संबंधित श्लोक मिला है। और इसकी अगर व्याख्या पूछे तो सर्वप्रथम किसने व्याख्या की? तो भारत में षडांग की सर्वप्रथम व्याख्या अवनींद्र नाथ ने अपनी पुस्तक भारतीय शिल्प षडांग में की है। मतलब उस पुस्तक का नाम है भारतीय शिल्प षडांग, इंग्लिश में बोलते हैं 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, जो कि किस भाषा में की है? तो बांग्ला भाषा में की है। बांग्ला भाषा में इसकी व्याख्या की है। इनके अनुसार, अवनींद्र नाथ के अनुसार 6 अंगों की परिभाषा निम्न प्रकार से है। तो कौन कौन से 6 अंग हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है रूप भेद। कौन है पहला? रूप भेद। रूप भेद के अनुसार चित्र में भिन्नता प्रकट होती है। चित्र में भिन्नता मतलब जैसे कोई भी है, जैसे मान लो लड़का नाम लिया गया, तो लड़का में सभी लड़कों का बोध होता है। स्पेशली कहा जाए कि कोई नाम लेके, जैसे राम है, सीता है, तो इस तरह से उसमें भेद होना चाहिए। तो जो चित्र में मतलब रूप में भेद है, तो उसी को रूप भेद कहा गया है। जैसे एक उदाहरण और ले, जैसे गाय में सभी गायों का बोध होता है। स्पेशली किसी गाय को बोला जाए तो वो गाय, उसमें रूप में भेद हो जाएगा। तो चित्र सूत्र के अनुसार चित्र में जो भेद बताए गए हैं वो सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र। कौन कौन से हैं? तो सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र, 4 भेद बताए गए हैं। इनका क्रम भी आता है सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र का। फिर मानसोल्लास के अनुसार, मानसोल्लास ग्रंथ है, मानसोल्लास के अनुसार चित्र के जो भेद बताए गए हैं वो 5 बताए गए हैं। विद्य, अविद्य, रस, धूल, भाव, 5 भेद बताए गए हैं। विद्य, अविद्य, रस, धूल, भाव। इसके बाद आते हैं प्रमाण में। प्रमाण का मतलब होता है अनुपात। किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी का पता चलता है। जैसे कोई हम चित्र बनाते हैं, कोई चित्राकृति बनाते हैं, उसमें क्या लंबाई होनी चाहिए, क्या चौड़ाई होनी चाहिए, क्या मोटाई होनी चाहिए। ये नहीं कि फेस छोटा बना दिया, पूरा शरीर मोटा बना दिया, तो उसमें चित्र आकृति वो खराब हो जाएगी, मतलब उतनी अच्छी सुंदर नहीं दिखेगी। तो प्रमाण के अनुसार लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है। माप अनुपात में होना चाहिए। और प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। कोई भी चित्र है, कोई भी आकृति बनाते हैं, कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, उसमें सही स्थान देते हैं। चित्र सूत्र में प्रमाण के अनुसार मानव के 5 प्रकार बताए गए हैं। चित्र सूत्र में प्रमाण के अनुसार मानव के 5 प्रकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो हंस, पहला हंस, जो कि 108 अंगुल का है। 108 अंगुल मतलब एक अंगुली की मोटाई होती है 1 अंगुल। और ताल जो होता है, तो एक पूरी हमारी जो हाथ की गादी होती है, तो वो पूरा एक ताल होता है, तो 9 ताल का 108 में अंगुल में 9 ताल बताए गए हैं।
जो भद्र है, भद्र है 106 अंगुल का है। मालव्य 104 अंगुल का है। मालव्य कितने अंगुल का है? तो 104 अंगुल का है। रूचक, रूचक 100 अंगुल का है। शशक 90 अंगुल का है, जो 7.5 ताल, कितना है? 7.5 ताल का है। इसके आगे फिर भाव, भाव द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। भाव द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। ये है भाव, भाव द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। भाव का सीधे संबंध हम रस से, जो रस बताए गए हैं, भरत मुनि ने 8 रसों का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। तो इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करते हैं हमें। जैसे कोई रस, जैसे मान लो करुण रस है तो हमें दुख का थोड़ा शोक, हास्य रस है तो हंसुक उत्साह, उत्साह हो गया जैसे वीर रस का। तो भाव वह है जो उसी प्रकार व्याप्त हो, भाव वह जो उसी प्रकार व्याप्त हो जिस प्रकार गंध या रस किसी वस्तु में व्याप्त होती है। नाट्यशास्त्र के अनुसार, नाट्यशास्त्र के अनुसार भाव के साथ लावण्य की योजना भी होनी चाहिए। भाव का संबंध तो आंतरिक विचारों से है, मतलब आंतरिक विचारों से जो हमारे अंदर की भावना है वही रस के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। भावों द्वारा रस की निष्पत्ति होती है, भावों द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। सर्वप्रथम रसों का वर्णन भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। कितनी? 8 रसों का वर्णन किया है। जो 9वां रस है, 9वां रस जो था तो वो अभिनव गुप्त ने अपनी पुस्तक अभिनव भारती में वर्णन किया है, मतलब वर्णित किया है। 8 रस, अगर पूछे रसों की संख्या कितनी है मतलब भरत मुनि के अनुसार, तो 8, और टोटल रस पूछे तो 9 रस हो जाएंगे। ये रस दिए हुए हैं जैसे रस, और रस स्थायी भाव और प्रतीक रंग उनका किसका है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है रति है, प्रतीक रंग है श्याम। अगर इसमें, हाँ, ये श्रृंगार रस में अगर एक क्वेश्चन बनता है, नाट्यशास्त्र के अनुसार श्रृंगार रस का कौन सा मतलब कलर माना गया है, तो उसमें शायद हरा आता है, हल्का ग्रीन रंग उसमें माना गया है, हल्का हरा रंग। वो हास्य रस, तो हास्य रस है जिसका स्थायी भाव है हास्य, इनका प्रतीक रंग है श्वेत। हास्य रस का जो प्रतीक रंग माना गया है वो श्वेत रंग माना गया है। फिर आगे करुण रस, करुण दुख का प्रतीक है एक तरह। शोक, इसका प्रतीक रंग माना गया है काला, ये काला लिखा है, काला है, मिस्टेक है, काला। फिर है वीर रस, वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह, इसका प्रतीक रंग है गौर। फिर है रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, प्रतीक रंग है लाल। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, जिसका प्रतीक रंग है काला। बीभत्स रस, बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है जुगुप्सा, इसका प्रतीक रंग है नीला। अद्भुत रस, अद्भुत रस का प्रतीक रंग है विस्मय, सॉरी स्थायी भाव है विस्मय, और इसका प्रतीक रंग है पीला। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है शांति, और इसका प्रतीक रंग जो है तो श्वेत या सफ़ेद, इसका प्रतीक रंग माना गया है। फिर अगला है लावण्य योजना। लावण्य योजना को एक, जैसे क्वेश्चन आता है लावण्य योजना को क्या कहते हैं, तो बाह्य सौंदर्य का व्यंजक लावण्य योजना। लावण्य योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। बाह्य सौंदर्य मतलब कोई हम पेंटिंग बनाते हैं, उसमें पहले से तो हम जो पेंटिंग बनाते हैं उसे बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, मतलब कोई जैसे पेंटिंग बनाए, हमने नॉर्मल पेंटिंग बनाया, उसमें फिर फ्रेमिंग कर दी, फ्रेमिंग करके बॉर्डर बना दिया, ये सब बाह्य सौंदर्य के अंतर्गत। कितना सजा सको उतना सजा दो, वो बाहरी सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो सौंदर्य, वो सादृश्य, सादृश्य यानी समानता। सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो वस्तु जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए। इसका सीधा संबंध है यथार्थ, मतलब
कोई भी चीज़ है, कोई भी हम बना रहे हैं, जैसे लैंडस्केप बना रहे हैं, कोई मनुष्य बना रहे हैं, कोई आकृति बना रहे हैं, वो जैसी दिख रही हूबहू होनी चाहिए। उसमें अपने से कुछ चीज़ नहीं ऐड करना कि ये अच्छी नहीं लग रही है तो हम कुछ चीज़ ऐड कर दें तो अच्छी लगने लगे, तो ऐसा नहीं करना। बिल्कुल सेम टू सेम, वो चाहे गंदी लगे या अच्छी लगे, सेम बनाना है। फिर आते हैं वर्णिका भंग। वर्णिका भंग रंगों तथा तूलिका का कलात्मक प्रयोग। वर्णिका भंग का सीधा संबंध रंग से है, वर्ण से। रंगों तथा तूलिका का कलात्मक प्रयोग मतलब वर्णिका भंग के अंतर्गत आता है। जैसे कोई भी हमने पेंटिंग बनाना है, उसमें कलर करना है, तो ऐसा कलर न लगा दे जैसे कोई कलर लगाए उसके बगल से ऐसा कलर लगा दिया जाए कि बहुत भयानक लगने लगे, मतलब अजीब टाइप लगने लगे। मतलब अच्छा लगना चाहिए, विरोधी वर्ण का प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वर्णिका भंग के अंतर्गत रंग आते हैं। फिर आते हैं शरीर के खड़े एक भंग और आता है। जैसे नटराज मूर्ति है अतिभंग मुद्रा में, तो शरीर के खड़ी होने की भंगिमा जो कि 4 प्रकार से बताए गए हैं। जैसे पहला है समभंग, दूसरा है अभंग, त्रिभंग, अतिभंग, ये सब भंग बताए गए हैं। तो समभंग को सावधान मुद्रा कहा गया है। क्या कहा गया है? सावधान मुद्रा। समभंग को सावधान मुद्रा, अभंग विश्राम मुद्रा, त्रिभंग कांट्रापेस्ट्रो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांट्रापेस्ट्रो। जैसे इसमें आते हैं कृष्ण बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग मुद्रा में ही मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वो नर्तकी त्रिभंग में है। पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता जो गुफा से चित्र प्राप्त हुआ है। और अतिभंग नटराज सुमित्रा जो बहुत ही फेमस मूर्ति है, वो अतिभंग है। मतलब अतिभंग मतलब जैसे 3 जगह से ज़्यादा मुड़ी हुई, उसे अतिभंग बोलते हैं। त्रिभंग मतलब 3 जगह से मुड़ी हुई। समभंग मतलब सीधा। अभंग मतलब विश्राम मुद्रा में, मतलब बोल सकते हैं इधर उधर विश्राम मुद्रा में। इसी तरह जैसे एक और मूर्ति है गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, जो जैन तीर्थकर थे, उनके बेटे की वो प्रतिमा है। उसमें उसकी अलग मुद्रा है, कयोत्सर्ग मुद्रा, जैन संप्रदाय से संबंधित है। यह प्रतिमा जो है श्रावणबेलगोला कर्नाटक में विंध्यगिरि पहाड़ी पर स्थित है। लगभग उसकी ऊंचाई 57 फीट है। 57 फीट उसकी ऊंचाई है। निर्माण उसका 988 ईस्वी में हुआ था। तो ये सब मुद्राएं हैं। अगर स्पेशली गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो आती है उसकी मुद्रा पूछे तो कयोत्सर्ग मुद्रा हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।